हाय प्यारे बच्चों, आइए आज हम डिस्कशन करते हैं जो बोर्ड का फिजिक्स का पेपर भी हुआ है उस पेपर को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आए कि पेपर टफ था, कुछ ने कहा पेपर बहुत आसान था, कुछ ने कहा लेंदी था, कुछ ने कहा नहीं सर 1.5 घंटे में हो गया। अब सवाल है वास्तव में पेपर कैसा था। तो एज ए टीचर आपका पेपर बहुत ही बैलेंस था, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से इनरिच्ड था। कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत हो। क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन तो एकदम टू द पॉइंट पुट अप, सीधे एनसीईआरटी बुक से सीधे आपको एग्जामिनेशन सीट पे कॉपी कर देना था। लेकिन अब बात यह है कि आखिर ये पेपर कैसे हम जो है अच्छा कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि लाइफ में तो एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा एग्जामिनेशन आता रहेगा। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। आइए मैं जरा क्वेश्चन पेपर को, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ये आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, मेरे हाथ में हैं ये बोर्ड के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये सेट 1 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट द टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन। यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा गया था कि आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। अगर मैं आपको बुक लेवल पर बात करूं तो आपके बुक लेवल में N और P यानी पेज नंबर 474, I want to see you, this is the graph that you have asked, the same graph from the NCERT textbook, and it is for about the P type and N type. This is clearly your question. You can see this is your page number. Let's see, the page number is 477. This is the first question कि सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप पे जो हमारा था उसका डायग्राम बनाना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें ये पूरा क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो एन टाइप के लिए है और अगला वाला जो है वो आपका पी टाइप के लिए है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अगर हम आगे बात करते हैं कि जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट का जो अगला क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा और एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, ड्रा द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर n ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स विद स्कैटरिंग एंगल इन द जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट। यानी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो यू कैन सी एट द पेज ऑफ एटम, दिस इज द सिंपलर ग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक ऑन द पेज ऑफ 417 पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का और बहुत ही आसान क्वेश्चन थी ये। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वीआई कर्व का था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी के साथ। तो वो भी क्वेश्चन आपके सीधे एनसीईआरटी बुक का है। लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं कि प्लॉट अ सुटेबल ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। इफ यू सी दिस इज द योर ग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज द 2 ग्राफ, one I can see you, this is the variation of photo current for the frame frequency but different intensity. This is the graph, and at the second you can see this is the second graph for the different frequency and same intensity. कलेक्टर प्लेट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ये था। तो आपने देखिए अभी हमने आपको जो दिखाया है ये जस्ट आप सीधे देख सकते हैं कि सीधा एनसीईआरटी का ग्राफ आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। अभी आगे का क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में हमारा रेक्टिफायर है कि पीएन जंक्शन का कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके वजह से हम उसे रेक्टिफिकेशन के रूप में यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आल्सो इन द सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड द जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट एंड
देयर इज द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था जीजर मार्सन के एक्सपेरिमेंट में, जब हमने देखा था कि जो अल्फा न्यूक्लियस पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के कितने क्लोजेस्ट जा पा रहे हैं, फिर उसी में जोड़ा गया है कि हाउ विल इट अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से स्मॉल बी पर क्या असर पड़ता है। स्मॉल बी मतलब ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है उसे मैं बोल रहा हूँ। ये आपसे क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी एडअप है। एक पॉइंट सोर्स है जो कि 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 pointed spherical glass, not a lens, and radius of curvature is 60 centimeter, and find the nature and image form of the distance from the point source। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉनकेव स्फेरिकल ग्लास है, पॉइंट्स है उसके सामने जो 24 सेंटीमीटर पिक रखा हुआ है। इट्स जस्ट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन of the numerical. Now the next class question number 6, that's a very simplest question. Here calculate the energy released in a equation that is the deuterium plus tritium equal to helium plus neutron। अभी इसमें हमें मास डिफेक्ट निकाल करके बाइंडिंग एनर्जी यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ये हमें बताना था। तो इस एक्सप्रेशन में तो ये बहुत ही सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन है और हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। इसमें जोड़ करके आप निकाल लीजिए कि कितना मास का चेंज आ रहा है, उससे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द फेनोमेना ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, मेंशन टू यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ देखिए पहले ना मैंने बात करी थी क्लास के एग्जामिनेशन के ठीक पहले कि ब्रेकअप करना सीखिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे तोड़े जाएंगे। जैसे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, यानी डायग्राम एक सवाल है। द फेनोमेना ऑन विच एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, यानी उसकी बात करनी है। मेंशन टू यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यू हैव टू एप्लीकेशन आल्सो। तो आप देखिए एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वहां एक एप्लीकेशन क्लियर ऑप्टिकल फाइबर दिया गया है। तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये उस सेक्शन से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पैरेलल बीम है एक वेवलेंथ की, वो किसी भी स्लिट पर जो है सिंगल स्लिट पैटर्न है, डिफ्रेक्शन की बात हो रही है। स्लिट विड्थ दिया है, लेमडा दिया है और ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन एट 1 मीटर अवे यानी कैपिटल डी दिया है। तो लेमडा है, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है। अब आपको बताना है फर्स्ट मिनिमम की डिस्टेंस और सेकेंड मैक्सिमा की डिस्टेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, पुट वैल्यू गेट रिजल्ट का न्यूमेरिकल है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न में फर्स्ट मिनिमा की सिचुएशन और सेकंड मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है उसका सेकंड मैक्सिमा की सिचुएशन है पूछ रहा है। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है ये। अगले क्वेश्चन पे इसका जो ऑप्शनल था वो है अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस of radius of curvature made of the material of the refractive index mu is kept coaxially in contact with the equiconcave lens of the same radius of curvature and refractive index mu2 which is greater than mu1। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, सब कुछ सिमिलर है, लेकिन कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है। अब आपको क्या करना है, दोनों के कॉम्बिनेशन में फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पावर्स, उनके पावर का रेशियो बताना है। एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड इट्स नेचर, और उसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसका पावर क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको म्यू पता है, आर पता है, आप डायरेक्ट बता सकते हो पावर कितना होगा। P इक्वल टू म्यू माइनस 1 by R1 प्लस 1 by R2 फॉर द केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स। अगेन द पावर अगर वो आपका कॉनकेव है तो बोथ बिकम्स निगेटिव एंड सो निगेटिव विल बी आउटसाइड, जस्ट ओनली नथिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने चूंकि यहाँ म्यू चेंज हो रहा है तो म्यू के कारण P डायरेक्टली रिलेशन है, तो जिसका म्यू ज्यादा है, यानी पता है आपको इसका आंसर कितना आना है। इसका आंसर आना है, अगर मैं कॉन्वेक्स वाले को P1 मान लेता हूँ, P2 मान लेता हूँ, तो दैट विल बी म्यू1 माइनस 1 अपॉन म्यू2 माइनस 2। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करते तो दैट वाज अनदर P1 प्लस P2, आप वहां से निकाल सकते हो। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड विद अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ 330 नैनोमीटर।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस इज दिस, यानी द एनर्जी इज गिवन 3.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें क्या करना होगा, जो लेमडा आया हुआ है उससे hc/λ से उसकी एनर्जी निकालनी होगी। अगर वो एनर्जी इस वर्क एनर्जी यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वर्क फंक्शन की, इससे ज्यादा है या इक्वल है तो इमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले तो ये देख लेना है कि होगा। अगर उसके बाद पूछ रहा है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बात करी कि hc/λ फार्मूलेट करिए। दूसरा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वहां रेडिएशन हो रहा है, तो जो एनर्जी वेवलेंथ आपकी फोटोन की आती है उसमें से वर्क फंक्शन को घटा दो, जो बचा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी। इससे आसान सवाल क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में? एलईडी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट इट्स टू एडवांटेज। ओबियस है यार, सस्ता है, चीप है, बेस्ट है, कैरी के लिए इजी है, कम कास्ट है। तो ये है डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आपके दो पॉइंट लिखने थे। इससे आसान सवाल कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सरफेस पर आती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती है जबकि वेवलेंथ बदल जाता है। सवाल है क्यों? ओबियस है ना, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी मीडियम में इंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आप वहां से रिलेट करो ना। अगला पार्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम रेडिएशन इज 1 इंटू 10⁻11। अब आपको देखना है कि ये किस रेंज में जा रहा है। अब ये आपका मतलब अगर आप ईएम रेडिएशन को चेक करो और ईएम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती है। तो ये आप देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये पैटर्न। अगर इससे आप ध्यान देते हो तो ये आपका जा रहा है माइक्रोवेव में। अब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप इसका यूज भी लिख दी सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के बाद इसके दो यूजेस लिखने हैं आपको। इससे आसान सवाल क्या होगा, सीधे आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिख देना है। अगला क्या है, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट पीक व्हिच इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म ऑफ द प्रिज्म एंगल ए, देन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द अदर फेस एट एंगल ई। ठीक है, यूज द रे डायग्राम टू प्रूव दैट एंगल। यार क्या मतलब, इतना आसान सवाल, एकदम प्रिज्म का फार्मूला डिराइव करते समय आपने निकाला है इसको, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ये तो तीसरा चौथा लाइन ही है, लेट्स सी। एकदम मतलब इससे आसान, अभी जस्ट देखो, देखो आपके सामने स्क्रीन पे है, यू कैन सी इट इज ऑन द पेज नंबर 331। एकदम केवल 4 लाइन, ओनली 4 लाइन। और मैंने बताया भी था लास्ट में आपको, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रिलेशनशिप है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ये जो बोर्ड है ना आपका, ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस को भी डेरिवेशन में डाल देता है। तो ये बहुत ही मतलब इजीएस्ट डेरिवेशन था। अभी आप देखो, हम लोगों ने अब तक मैं अगर बात करूं तो केस स्टडी के सवाल पे हम लोग पहुंच गए, यानी 30 मार्क्स। अब आप सोचो, 30 नंबर लाइन बाय लाइन आपको मैंने एनसीईआरटी से दिखा दी, क्लास लेक्चर, एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट्स, फुल फाइनल। अभी आप देखो केस स्टडी, द सेम थिंग, जस्ट वेट डियर वेट। देखो मैं बार बार क्या बोलता हूं ना कि अगर आपने फिजिक्स अच्छा करना है, आपने मैथ्स अच्छा करना है, यार ये जो मैथ्स के लिए मैं बात करूं तो ये दिख रहे हो ना, एनसीईआरटी, बस इससे बात करनी है, एनसीईआरटी से बात करनी है। फिजिक्स में एनसीईआरटी से बात करनी है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बात करनी है। आओ जरा देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है यार। पहला सवाल है कि कौन है जो इंटरफेरेंस दिखा सकता है। अरे कॉमन है, आप इसके देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, y1 a sin ओमेगा टी, y2 a sin 2 ओमेगा टी, y3 a sin 2 ओमेगा टी प्लस 5 एंड फोर्थ है a sin 4। अरे व्हाट इज, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, 2 ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी काउंट होगी। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी कहा है कि विच पेयर ऑफ द वेव्स कमिंग द सेम, सेकंड एंड थर्ड इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लाइट वेव हैं, इंटेंसिटी सेम है, पाथ डिफरेंस λ/4 है, बताना है, बताओ क्या होगी इंटेंसिटी। इट्स सिंपल भाई, पाथ डिफरेंस दिया है λ/4 तो निकालो ना फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा x।
तो कितना हो जाएगा, लेमडा लेमडा कट जाएगा, 2 से 2 4 कट जाएगा, पाई बाई 2 का तुम्हारा फेज डिफरेंस। अब कॉमन सेंस लगा लो, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस कितने आता है। आगे आते हैं वंदना, पाई बाई 2 पे मुझसे न पूछना पाई बाई 2 पे फेज डिफरेंस कितना आएगा। पाई बाई 2 कॉस में 0 होता है। अब इस पे इससे आसान सवाल जो है नहीं बोलना मेरे से। वंदना ने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करा, ऑरेंज से करा, ग्रीन से करा, रेड से करा, तो पूछ रहा है बताओ बैंडविड्थ किसके। यार कोई सवाल है। अभी तीनों कलर में देखो ना, बैंडविड्थ फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डी लेमडा बाई डी, यानी जिसकी लेमडा वेवलेंथ ज्यादा उसकी विड्थ ज्यादा। अभी चेक करो तीनों में क्या पैटर्न है इनके वेवलेंथ का, कौन ज्यादा है। रेड का सबसे ज्यादा होता है, याद है आपको विप ग्योर का चैलेंज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर में है। तो उठाओ देखो कौन किस ऑर्डर में आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिया है स्लिट सेपरेशन यानी स्मॉल डी, पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट ए स्क्रीन 50 सेंटीमीटर यानी कैपिटल डी। अब कहा है अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है 0.4 mm पर बन रही है सेंट्रल से पहली ब्राइट, एक्सन बराबर याद है एन डी लेमडा बाई डी का फार्मूला निकाला गया था। बस पहली ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, पूछा गया लेमडा बता दो। हद है यार, डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, एक्स दिया है, आपसे लेमडा पूछ रहा है, क्या दिक्कत है। अगला कह रहा है कि कंसीडर द इफेक्ट ऑन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इन द यंग्स डबल स्लिट। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पॉइंट वाइज एग्जैक्टली कॉपी, राइट कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी। 35 मतलब 35 नहीं 42 पेपर में 42 मार्क्स, सब कुछ लेक्चर से, नोट से और आपकी एनसीईआरटी बुक से, टू द पॉइंट। अब इससे आसान पेपर बबुआ क्या चाहिए। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है इसका मतलब है कि मैं आपको भला बुरा नहीं बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मतलब है कि आपने क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को इग्नोर किया है। अब से नहीं करना। बी रेडी फॉर योर जूनियर्स, इन्फॉर्म देम। अगर उन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, हर बार की तरह से 95% से ऊपर मार्क्स चाहिए, तो आगे समझ रहे हैं आप। वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट सून। ऐसे ही मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता रहूंगा, और ये मैंने इसलिए किया कि जिनको ये पेपर कठिन लग रहे थे वो ये सोचे कि क्या वाकई पेपर कठिन था या उन्होंने कहीं गलती की। थैंक यू।